हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंद महासागर का दादा बनना चाहता है चाइना, भारत को छोड़ गुपचुप बना रहा है रणनीति। बताएंगे कैसे दोस्तों भारत के खिलाफ इन 19 देशों को किया एकजुट, वो भी चुपचाप भारत से। जी हाँ दोस्तों, और उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पंजाब में पाकिस्तान से आया एक गुब्बारा जिस पर मोबाइल नंबर व उर्दू में लिखा था संदेश। बताएंगे क्या संदेश लिखा था दोस्तों, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई हैं सतर्क। बताएंगे कैसा गुब्बारा था, छोटा मोटा नहीं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वे ने दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ गुजरात चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आया है दोस्तों। बताएंगे किसको फायदा और किसको हो रहा है बम्पर घाटा। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत दुश्मनों के खात्मे के लिए पर्याप्त है, और भारत की विदेश नीति मोदी जी की वजह से आज नंबर 1 और बेहतर हुई है, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर हिंद महासागर में चीन की बाहुबली बनने की चाहत भारत के खिलाफ इन 19 देशों को किया गुपचुप एकजुट। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अब चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देशों के साथ बैठक की है। ये मीटिंग जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके लिए भारत को आमंत्रण तक नहीं भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय से जुड़ी एक एजेंसी ने जानकारी दी है कि 21 नवंबर को चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की मीटिंग हुई। इस बैठक में विकास और सहयोग पर बातचीत हुई। इसमें 19 देशों ने हिस्सा लिया। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में चीन की तरफ से भारत को बुलावा ही नहीं भेजा गया था। ये बैठक यूनान प्रांत के कुनमिंग में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। इसमें समुद्री इकोनॉमी के सिद्धांत और उसके तौर तरीकों पर बातें हुई। इसमें भारत के 6 पड़ोसी देशों को भी बुलाया गया था। इस मीटिंग को चीन की तरफ से हिंद महासागर में भारत को अलग थलग करने की चाल का हिस्सा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन की तरफ से आयोजित की गई ये बैठक साफ तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के मकसद से है। आपको बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समर्थन वाले IOARA जैसे संगठन ने अपने पैर जमा लिए हैं। इस संगठन में 23 देश शामिल है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन से 19 देश हैं जिसने इस बैठक में भाग लिया सिवाय भारत के, तो आपको बता दें दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे में इस मीटिंग का मकसद विदेशी सहायता के लिए नीतियों को तैयार करना बताया जा रहा है। CIDCA की एक आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा देशों के मुद्दों में तालमेल बनाने और देश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर देना है। भारत के पड़ोसी देशों समेत कई अन्य देशों में चीन बंदरगाहों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत को और मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। यानी कि दोस्तों, भारत को बिना बताए गुपचुप तरीके से हिंद महासागर का बाहुबली बनना चाहता है चाइना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, और यही वजह है दोस्तों, जो कमजोर होता है वही गुपचुप तरीके से चाल चलने की कोशिश करता है, क्योंकि ताकतवर हमेशा सीना तान के खड़ा होता है और सारी चीजें हर किसी को दिखा के और सामने करता है, ना कि पीठ पीछे, जो कि चाइना कर रहा है दोस्त। ऐसे में चाइना की इस चोरी के लिए दोस्तों, चोरी का बाहुबली बनना आखिर कितना काम आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय होगी दोस्तों, सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ पंजाब में पाकिस्तान से आया एक संदिग्ध गुब्बारा, मोबाइल नंबर व उर्दू में लिखा संदेश। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। बता दे, पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल को पाकिस्तान से आया एक गुब्बारा मिला है। उस गुब्बारे के साथ पाकिस्तान का 10 रुपए का नोट बंधा मिला है दोस्तों। इसके अलावा गुब्बारे पर एक मोबाइल नंबर और उर्दू में संदेश लिखा है। BSF ने इसे अपने कब्जे में लेकर नोट और संदेश के साथ मोबाइल नंबर की जांच शुरू कर दी है। यह घटना फिरोजपुर BSF सेक्टर की BOP बहादुर के यानी गुरु हर सराय पास की है। खुफिया सूत्रों ने बताया है कि शनिवार सुबह 2:30 पर यानी 2:30 बजे BSF चौकी बहादुर के नजदीक पाकिस्तान से उड़ता एक गुब्बारा दिखाई दिया। ये गुब्बारा कार्टून नुमा है। गुब्बारा भारतीय क्षेत्र में गिरा। BSF बटालियन 160 ने इसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, BSF अधिकारी इस बात पर हैरान है कि गुब्बारे के साथ पाकिस्तान का 10 रुपए का नोट बंधा है। इस नोट का क्या मतलब है? इसके अलावा गुब्बारे पर उर्दू
उर्दू में संदेश और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। बीएसएफ इन सभी का मतलब तलाशने में जुट गई है, कहीं पाकिस्तानी तस्कर ने भारतीय तस्कर को कोई संदेश ना भेजा हो। इस गुब्बारे ने बीएसएफ की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में दोस्तों क्या आप भी मानते हैं इसकी जांच होनी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर ताइवान में पार्षद का चुनाव हारने पर राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने दिया इस्तीफा, चीनी समर्थक पार्टी जीती। बता दें ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने शनिवार शाम स्थानीय चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ा है। देश की राष्ट्रपति के पद पर वो बरकरार रहेंगी। इस स्थानीय चुनाव में विपक्षी पार्टी केएमटी को जीत मिली है। ऐसे वक्त में जब त्साई चीन के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बनी है, अचानक अपने ही देश में चुनाव हार जाना हैरान करने वाली बात है। आपको बता दें कि स्थानीय चुनाव के जरिए ताइवानी शहरों के महापौर, काउंटी प्रमुख और पार्षद चुने जाते हैं। त्साई इंग वेन ने कहा है कि इस चुनाव में उन्होंने ही अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुना था। ऐसे में वो इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रही हैं। हार के बाद परंपरा के तहत दिए गए भाषण में त्साई इंग वेन ने अपने समर्थकों को धन्यवाद भी दिया। जी हां दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पीटीआई के सदस्य पाकिस्तान की सभी असेंबली से इस्तीफा देंगे। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को एक विशाल रैली को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से रावलपिंडी पहुंचे। उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने देश की सभी असेंबली से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। यहाँ उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने खुद पर हुए हमले को लेकर फिर 3 लोगों को जिम्मेदार बताया और कहा कि वे लोग फिर से मुझ पर हमला करने की फिराक में है। जी हाँ, रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, वो तभी आती है जब अल्लाह चाहता है। उन्होंने कहा कि वो अब इस निजाम यानी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमारी पार्टी पीटीआई सभी असेंबली से इस्तीफा देगी। इसके लिए हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों और संसदीय दल संग बैठक करेंगे। दरअसल इमरान खान की पीटीआई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में सत्ता में है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि डर पूरे देश को गुलाम बना देता है। वो इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने मौत को करीब से देखा है। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो मृत्यु के भय को छोड़ दें। ऐसे में दोस्तों इमरान खान का ये अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कि वो पार्टी के सभी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों इमरान खान ने अचानक ये बड़ा फैसला लिया है? बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, आईईडी किए गए निष्क्रिय। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार को 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी का पता लगाया और उसे निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक दोनों आईईडी में से एक टाइमर उपकरण था और दूसरा एक स्टिकी बम था। दोनों आईईडी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के फ्रीसल यारीपोरा इलाके में पाए गए। उन्होंने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आगे की तलाश जारी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ही परसों की खबर दोस्तों, जहां पर जम्मू में बस के अंदर आईईडी मिला था। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर भारत के तेजस का मुरीद हुआ मिस्र यानी इजिप्ट चाहता है 70 जेट तेजस विमान। जी हाँ, गणतंत्र दिवस 2023 पर भी खास मेहमान होने वाले हैं मिस्र के राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाना मिस्र के राष्ट्रपति सीसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं क्योंकि दोस्तों मिस्र भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए तैयार है और वो करना भी चाहता है। पिछले साल दोनों देशों ने संयुक्त हवाई अभ्यास भी किया था। ऐसे में आपको बता दें कि इजिप्ट कथित तौर पर भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर नजरें गड़ाए बैठा है दोस्तों और करीब 70 फाइटर जेट हासिल करना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है और भारत भी दोस्तों अब एक्सपोर्टिंग में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था कि मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत, अब उस पर अमल भी होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर भारत आएंगे दोस्तों और गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको भारत के सारे हथियार और डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा दोस्तों। और हो सकता है वो तेजस के अलावा और भी चीजों का ऑर्डर देकर जाए अपने देश के लिए। ऐसे में इनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी को। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर आखिर क्यों पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पर टिकी है भारत, चीन और अमेरिका की नजरें। बता दें लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर जो अभी तक एक 3 स्टार जनरल हैं, 29
29 नवंबर को 4 स्टार जनरल बनते ही पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन जाएंगे। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति न सिर्फ देश के लिए बल्कि रावलपिंडी के बाहर भी खड़ा घटनाक्रम होता है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को जो जिम्मेदारी मिली है वो ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान राजनीतिक और सैन्य संकट से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर की नियुक्ति पाकिस्तान के लोकतंत्र का तो भविष्य तय करेगी ही साथ भारत और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे इसका भी फैसला करेगी। सेना हमेशा से पाकिस्तान में सबसे अहम रही है दोस्तों, डोमिनेंट रही है। ऐसे में जनरल मुनीर का कद और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जी हां, आपको बता दें पाकिस्तान की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। भारत के बंटवारे से अलग होकर बना यह देश 3 बार सैन्य तानाशाही से गुजर चुका है। सेना ने 3 दशकों से ज्यादा देश पर राज किया और भारत के साथ 3 युद्ध भी लड़े हैं। भले ही इस समय देश में सरकार शहबाज शरीफ की हो, लेकिन जनरल का दबदबा आज भी कायम है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर PSLV C-54 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी बधाई। कहा एक नए युग की शुरुआत। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी बोले तो PSLV ने शनिवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी ओशियन सेट को सफलता पूर्वक ध्रुवीय कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। इसके सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया कि PSLV C-54 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर इसरो और NSIL को बधाई। EOS 06 उपग्रह हमारे समुद्री संसाधनों के अधिकतम उपयोग में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि भारतीय कंपनियों पिक्सल स्पेस और ध्रुवा स्पेस के 3 उपग्रहों के प्रक्षेपण के ने एक नए युग की शुरुआत की। ऐसे में आप भी दोस्तों इसरो को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर चीन की CPEC परियोजना में तुर्की को शामिल करने की फिराक में पाकिस्तान। बढ़ सकती है भारत की टेंशन। बता दे पाकिस्तान अब चीन के आर्थिक गलियारे में तुर्की को शामिल करने की फिराक में है। इसी मंशा यानी इसी चाहत से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगर तुर्की इस परियोजना में शामिल हो जाता है तो भारत की टेंशन बढ़ सकती है। ये गलियारा गुलाम कश्मीर से होकर गुजरता है। इस गलियारे पर भारत शुरुआत से ही नाराजगी जताता रहा है। भारत का कहना है कि ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसीलिए इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों का कोई भी निर्माण करना अवैध है। जी हां, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी अंकारा यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान तुर्की को यह प्रस्ताव दिया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें लगता है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बीच सहयोग होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये अच्छा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा करके हम मौजूदा चुनौतियों से लड़ सकेंगे। शरीफ ने कहा कि यदि तुर्की CPEC परियोजना में शामिल होना चाहता है तो वो चीन से इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए भी तैयार है। ऐसा करने से उनको खुशी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के हिस्से से गुजरकर इस परियोजना को बनाया जाएगा दोस्तों, और भारत से ही नहीं पूछा जाता है। और ऐसे में भारत कैसे अलाउ कर दे इस बाहरी हस्तक्षेप को, वो भी अपने एरिया में, जो कि पूरे तरीके से अवैध परियोजना है दोस्तों भारत के लिए। अब भारत इस पर क्या एक्शन लेता है दोस्तों, तुर्की को लेकर क्या जवाब देता है अपना भारत, तो वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को जो तुर्की को शामिल करना चाहता है दोस्तों, ताकि इस परियोजना में ज्यादा से ज्यादा देश जुड़ेंगे तो भारत को ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि ये गेम खेलना चाह रहा है पाकिस्तान और चाइना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय तो इस पर बनती ही है दोस्तों। साथ ही साथ POK हमारा था है और रहेगा कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां चुनाव में पिछड़े ओली ने पुराने साथी प्रचंड को किया फोन। क्या नेपाल में फिर होगी कम्युनिस्ट की सरकार? बता दें, नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस नित्य सत्तारूढ़ गठबंधन ने शनिवार को नेपाल के संसदीय चुनावों में बढ़त बनाए रखी है। अब तक 148 सीटों में से इस गठबंधन ने 77 सीटों पर विजय हासिल की है। तो वहीं पूर्व PM KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 46 सीटें मिली है। नेपाल के आम चुनाव अपनी पार्टी को पिछड़ता देख पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने फिर से कम्युनिस्ट एकता का दांव चल दिया है। जी हाँ दोस्तों, समझा जाता है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो पूरे नतीजे घोषित होने के बाद 4 दलों का यह गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगा। चुनाव परिणामों के बीच अपनी स्थिति कमजोर देख KP शर्मा ओली ने कम्युनिस्ट एकता का राग अलापा है। नेपाली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक KP शर्मा ओली ने अपने पुराने साथी और सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल
यानी माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड को उनकी जीत की बधाई देने के लिए फोन किया है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर दोस्तों रशिया की टूटी कमर, यूक्रेन जंग में 82 अरब डॉलर खर्च किए, नहीं निकला कोई नतीजा। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। दुनिया में जंग की वजह से घोर ऊर्जा संकट छाया हुआ है। मॉस्को ने इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। जंग आज भी जारी है। इस युद्ध में रशिया और यूक्रेन दोनों को भारी आर्थिक और मानवीय क्षति हुई है। एक अनुमान के मुताबिक रशिया ने 9 महीने की जंग में अपने वार्षिक बजट का 1/4 खर्च कर दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन जंग में 82 अरब डॉलर खर्च किए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल रशिया का राजस्व बजट 340 बिलियन पाउंड था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मॉस्को ने युद्ध पर अपने वार्षिक बजट का 1/4 खर्च किया है। इस अनुमान में केवल रशिया के सैन्य अभियान की प्रत्यक्ष लागत शामिल है। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर गुजरात से सबसे बड़ी खबर, पोरबंदर में भारतीय रिजर्व बटालियन के जवानों में बड़ी झड़प देखने को मिली है। फायरिंग में 2 जवानों की मौत, आपस में ही विवाद का बड़ा खबर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात के पोरबंदर में भारतीय रिजर्व बटालियन के जवानों के बीच झड़प हुई है दोस्तों, जिसके बाद फायरिंग की घटना की गई। घटना में 2 की मौत हो गई है, 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झड़प के बाद जवानों के बीच फायरिंग हुई, 2 जवानों की मौत हो गई है, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि जवानों के बीच झड़प किस कारण से हुई है। दोस्तों वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बात को बात सही सुलझा लेना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे करने वाले जवानों को 2 बातें जरूर कहिएगा दोस्तों, सुझाव के तौर पर। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां मुनीर के नए सेना प्रमुख बनते ही पाकिस्तान सेना में मचा बवाल, लेफ्टिनेंट जनरल हामिद भी लेंगे अब VRS। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को सेना का नया प्रमुख जब से बनाया है, तब से इस कदम से अब सेना के अंदर की नई आग सुलगती नजर आई है दोस्तों। नया बवाल शुरू होता नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद अब एक बार फिर बड़ी खबर है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार जनरल हामिद ISI के 24वें डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और 2019 में उन्होंने जनरल मुनीर की जगह ये जिम्मेदारी संभाली थी और वो 2021 तक इस पद पर बैठे थे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हामिद फिलहाल बवालपुर कोर के कमांडर है और 30 अप्रैल 2023 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर थे। ऐसे में अब इनका इस्तीफा दोस्तों ये दिखाता है कि कोई भी असीम को दोस्तों आर्मी चीफ के तौर पर पसंद नहीं करना चाह रहा है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर तुर्की से पाकिस्तान ने खरीदा तीसरा युद्धपोत PNS खैबर। आखिर है कितना ये ताकतवर, बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ मिलकर देश की नौसेना को तीसरा कोवर्ट युद्धपोत PNS खैबर सौंपा है। इस जहाज का निर्माण इस्तानबुल शिपयार्ड में ही हुआ है। शरीफ ने इसे दोनों देशों के बीच मजबूत होते आपसी रक्षा सहयोग का उदाहरण करार दिया है। PNS खैबर मिल जेम क्लास का तीसरा जहाज है जो पाकिस्तान को मिला है। इस घटनाक्रम पर भारत के रक्षा विशेषज्ञों की भी नजरें हैं, क्योंकि इस समारोह के दौरान पहले हिसार क्लास गश्ती जहाज TCG अक हिसार का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। एर्दोगन ने भी तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों का जिक्र किया और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बारे में बताया। एर्दोगन के मुताबिक चौथा मिल जेम कोवर्ट जहाज फरवरी 2025 में पाकिस्तान की नौसेना को सौंप दिया जाएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बेटी ने लंदन में दिखाई भारतीय संस्कृति की झलक, कुचिपुड़ी डांस कर कहा भारत मेरा घर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन में एशियाई अमीरों की सूची 2022 में शामिल हुए। तो वहीं ऋषि सुनक जी की बेटी अनुष्का सुनक ने शुक्रवार को लंदन में कई बच्चों के साथ कुचिपुड़ी डांस करके जमकर सुर्खियां बटोरी। दरअसल 9 साल की अनुष्का ने कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल रंग 2022 में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भारत के इस मशहूर नृत्य शैली का अद्भुत प्रदर्शन किया। अनुष्का सुनक के डांस कार्यक्रम में उनकी मां अक्षता मूर्ति भी शामिल रही। इसके साथ ही ऋषि सुनक के माता पिता भी नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि अक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी गर्व है ऋषि सुनक जी की बेटी के इस क्रिया पर दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और इनको गॉड ब्लेस यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा।
लीजिएगा दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर रमीज राजा को अनुराग ठाकुर ने दिया करारा और मुंह तोड़ जवाब। कहा भारत पावरफुल है, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने शुक्रवार को भारत के पाकिस्तान में ना जाने के फैसले पर एक बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर अब माहौल गर्म हो गया है। दरअसल बीसीसीआई के सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह जी ने अक्टूबर में बयान दिया था कि भारत अगले साल एशिया कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर पाएगा और कहा था कि टूर्नामेंट तटस्थ स्थान पर खेला जा सकता है। पीसीबी ने इसको लेकर उसी समय बयान जारी किया था, लेकिन शुक्रवार को फिर रमीज राजा ने बीसीसीआई को एक तरह से वार्निंग यानी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा तो पाकिस्तान भी विश्व कप 2023 के लिए भारत का दौरा नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद रमीज राजा के इस बयान पर भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर जी ने कड़े शब्दों में कहा कि कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, जो अब खेल की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति है। अनुराग ठाकुर जी ने एएनआई से कहा कि सही समय का इंतजार करो, भारत खेल की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति है और भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे रमीज राजा को, उनके इस बयान को लेकर? दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां गुजरात से बड़ी ओपिनियन पोल निकल कर सामने आई है, जहां सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल वाले वीडियो से गुजरात में क्या आम आदमी पार्टी को होगा नुकसान? सर्वे ने बताया जनता का मिजाज। बता दें, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गुजरात के 51% लोगों का मानना है कि इन वीडियो से गुजरात में आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो जबकि 45% लोगों ने माना है कि नहीं उठाना पड़ेगा। तो वहीं 4% लोगों का कहना है कि इन स्टिंग का गुजरात में कोई असर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपकी क्या राय होगी दोस्तों अगर आपसे हम ये सवाल पूछे? सत्येंद्र जैन वाली इस वीडियो तिहाड़ जेल में मजे लेते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, क्या इससे गुजरात चुनाव पर फर्क पड़ेगा? देखते हैं अब क्या कहती है हमारी भारत की जनता इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर योगी जी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को घेरा। कहा दिल्ली से एक नमूना आया है जो राम मंदिर का विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान और तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गुजरात के क्षेत्रों में जनसभाएं की और जनता से भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। योगी आदित्यनाथ जी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नमूना बताया है। एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन्हें नमूना बताते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से एक नमूना आया है, ये आतंकवाद का समर्थन करता है, अयोध्या में राम मंदिरों का विरोध करता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की सेना जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये प्रमाण मांगता है। योगी जी ने कहा है कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की जीन्स का हिस्सा है, यानी उनका आनुवांशिक हिस्सा है। इनको वोट देकर अपना वोट खराब ना करे। जी हाँ दोस्तों, योगी जी के बात का क्या आप समर्थन करेंगे? अपनी राय दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी और अंतिम खबर की, जहां पर LIC पेंशन स्कीम से जुड़ी बड़ी खबर। पति पत्नी दोनों को मिलेगी पेंशन। LIC की इस स्कीम में केवल एक बार जमा करना होगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, हर कोई अपने फ्यूचर को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहता है, इसीलिए लोग नौकरी के दौरान ही कई तरह के प्लान में निवेश करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्लान को चुन सकते हैं। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC के पास हर उम्र के लोगों के लिए प्लान है। अगर अपने भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो LIC की सरल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन कर सकता है निवेश? लोन लेने की क्या है सुविधा? रिटायरमेंट के बाद का क्या है प्लानिंग? ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों। ये सरकारी स्कीम है, आपकी इच्छा है दोस्तों आप देख सकते हैं। बाकी ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।